Hi dear students, welcome to school.com English classes. We are going to study an elementary school classroom in a slum और इसके हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे थे. 2 स्टेंजास कंप्लीट कर रखे थे. उन्हें आपने स्टडी कर लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा. फर्दर वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड स्टेंजा. बिफोर वी बिगिन हम थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहेंगे कि पीछे वाले स्टेंजास में हमने क्या बताया था. तो ये हमने कुछ बच्चों के बारे में बताया था जो स्टंटेड हैं, अनलकी एयर हैं, और एक किस किस तरीके के बच्चे इसमें बैठे हुए हैं. एक तो लड़की है जिसका वेट डाउन हेड है क्योंकि परेशानियों का बोझा उसके सिर पे है, इस वजह से उसका सिर झुका हुआ है. पेपर स्विमिंग बॉय है, बहुत थका हुआ कुपोषित बच्चा है जिसकी आंखों में भूख की चमक साफ साफ नज़र आ रही है. स्टंटेड अविकसित हैं ये सारे ना. और अनलकी हेयर तो एक बीमारी है जो इसके फादर को है, उसको भी हो चुकी है, उसी को वो पढ़ रहा है. एक ऐसा भी बच्चा है. इसमें एक छोटा सा यंग प्यारा सा इसमें बैठा हुआ जो लास्ट में बैठा है एक बच्चा, वो किसके बारे में सोच रहा है, अपना गेम्स वगैरह, जो स्केरल का गेम उसने पेड़ पर कहीं देखा होगा उसके बारे में. उसे पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है. आगे हमने बताया था कि ये जो स्कूल है इसमें बच्चे तो इस तरीके के पढ़ रहे हैं. स्कूल की क्या कंडीशन है, उस क्लासरूम की क्या कंडीशन है वो बताया गया है. तो वहाँ पर एक डोनेशंस की लिस्ट लगी हुई है. जो दीवारें हैं वो बहुत खुरदरी बेकार सी हो गई हैं. शेक्सपियर का एक चित्र टंगा हुआ है, एक सीनरी लगी हुई है जिसमें एक गुंबद दिखाया हुआ है जो काफ़ी ऊंचा है. उस पूरे शहर के किसी भी कोने से उसे देखा जा सकता है. टायरोलिस वैली की एक पिक्चर होगी, जो सीनरी होगी वहाँ पे लगी है, फ्लावरी टायरोलिस वैली. एक वहाँ पे लगा हुआ है ओपन एंडेड मैप जो अपने खुद के द्वारा बनाए गए संसार को प्रदर्शित कर रहा है. जो वास्तविक संसार है उसे प्रदर्शित नहीं कर रहा है ना. तो जिस तरीके का ये संसार है वैसा तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जैसा संसार लोगों ने दिखाना चाहा है वैसा उसमें प्रदर्शित किया जा रहा है. एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी ये जब इनका संसार उस मैप में नज़र नहीं आ रहा है तो इन्हें अपने संसार को देखने के लिए खिड़की खोलनी पड़ती है और वहाँ से इन्हें पता चलता है कि इनका रियल संसार किस तरीके का है. तो ये जो संसार है वो इनका संसार नहीं है. इनका संसार तो खिड़की में से नज़र आया करता है, वो देखा करते हैं ये. लेकिन ये जब देखते हैं बाहर तो इन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक का नहीं दिखता. इनका जो फ्यूचर है वो एक तरीके से पेंटेड नज़र आया करता है. तो इसके आगे हम देखते हैं अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई. और इनकी जो गली है, नैरो स्ट्रीट, सकरी सी गली है, सील्ड इन विद अ लेड स्काई. अब क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता होगा तो ऊपर जो क्लीन स्काई है वो नज़र नहीं आता होगा. तो जब भी ऊपर ये देखते होंगे कैसा लगता होगा, एकदम लेड कलर का, लेड जैसा स्काई इन्हें नज़र आता था. फार फार फ्रॉम रिवर्स, और ये जहाँ पर रह रहे हैं वो जगह बहुत दूर है. किससे? रिवर्स से. कोई नदियाँ इन्होंने नहीं देखी हैं. केप्स का मतलब होता है चोटियाँ, पहाड़ियाँ वगैरह इन्होंने नहीं देखी हैं. एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर हैं. अभी क्या है कि कुछ बच्चे उस क्लास में बैठे हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैं जो वहाँ पे बैठे हुए बच्चे ना, उनमें भी पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने में आते जाते कुछ खास है नहीं. और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्लासेस में ही नहीं जाते हैं. ये तो कुछ ही बैठे हुए हैं उस क्लास में जो कि हमने आपको बता दिए. इन्हें कोई लोभ लालच होगा, इसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे चले गए हों मिड डे मील वगैरह, और या फिर ज़बरदस्ती घर वालों ने भेजा हो. बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो पढ़ने ही नहीं जाते हैं. तो यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं. फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. तो इन्हें जो शब्द हैं, अक्षर हैं, वो किसकी तरह नज़र आते हैं? जिस तरीके से आसमान में तारे बहुत दूर हैं हमसे, हैं, वहाँ चमकते हुए नज़र आते हैं, उसी तरीके से ये भी शब्दों को, पढ़ाई लिखाई को इतनी दूर से देख पाते हैं. वास्तविक जो एक्सपीरियंस है, वास्तविक अनुभव है पढ़ाई लिखाई का, वो इन्हें हासिल या फिर प्राप्त नहीं हो पाता है. क्या होती है पढ़ाई लिखाई? तो वो स्टार्स की तरह दूर से ही देखते रहते हैं ये. अब क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि क्लास किस तरीके की है, बच्चे किस तरीके के हैं उस क्लास में. अब देखते हैं इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे के लिए क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, है ना. तो इन्हें समझने की कोशिश करेंगे हम. श्योरली, निश्चित ही, शेक्सपियर इज़ विग्ड. अब क्या है कि शेक्सपियर इज़ अ सिंबल ऑफ कल्चर. शेक्सपियर इज़ अ सिंबल ऑफ एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द एरिस्टोक्रेट एंड फॉर द एलिट सोसाइटी. तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हुआ करते हैं, एलिट सोसाइटी हुआ करती है, वो बात किया करते हैं, शेक्सपियर के कोट्स यूज़ किया करते हैं, उनकी पिक्चर को लगाया करते हैं.
तो ये कहीं ना कहीं हमें एक कल्चर और एक ऐसे समाज के बारे में बताता है जो कि वेल एजुकेटेड है। अगर सपोज़ हम किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को शेक्सपियर के बारे में बताना शुरू कर दें जो कि बिल्कुल अनपढ़ है, तो शायद क्या समझ पाएगा, कुछ भी नहीं। पहले तो हमें उनके महत्व के बारे में बताना पड़ेगा कि ये शेक्सपियर हैं कौन। ये एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, एक बहुत फेमस पोएट हैं, जिनका जन्म इंग्लैंड में 15वीं-16वीं शताब्दी में कहीं पे रहे थे ये, है ना। और ये जो है इन्होंने ऐसे ड्रामास और ऐसे प्लेस जो है कंस्ट्रक्ट किए हैं, लिखे हैं, जिनको पूरे विश्व में जाना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कभी कभार इनकी एक कहानी इन बच्चों को सुनाई जाए, इन लोगों को पढ़ाई जाए, देन दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शेक्सपियर स्पीक इन देयर क्लासेस। तो फिर वहाँ पे वो कुछ समझ सकते हैं। अदरवाइज़ केवल और केवल एक फ़ोटो वहाँ पे लगा देने से शेक्सपियर का महत्व थोड़ा ही समझ में आ जाएगा इन बच्चों को। तो क्या है कि पहले तो उन्हें पढ़ाया जाए, पहले उन्हें समझाया जाए, देन दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पिक्चर। तो अगर यहाँ पर सीधे सीधे एक पिक्चर टांग दी और उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो आपने देखा होगा पिक्चर को, शेक्सपियर का आधा सिर तो गंजा है ना, हाफ वाइल्ड है। और फिर क्या है कि जो बाकी बचे हुए बाल हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, दाढ़ी मूंछ भी है, तो उस हिसाब से तो ये क्या लगते हैं, एक गुंडे टाइप के। तो अगर ऐसे कुछ नज़र आएंगे, देखेंगे, तो बच्चे क्या समझेंगे, जो देखेंगे वही जानेंगे। बिकॉज हमने जो रियलिटी है उसके बारे में तो इन्हें बताया ही नहीं है कि वो क्या है। तो अब आप समझ पाए होंगे, श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड। शेक्सपियर जो है इनके लिए क्या है, एक विक्ड है, मतलब दुष्ट की तरह है, बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी ऐसा लग रहा है देख के, जो पिक्चर में देखते हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, क्योंकि उस मैप को कोई समझाने वाला नहीं है वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर कहीं ना कहीं हम अपने आप को किसी मैप में खोज पाते हैं तो इस मैप की इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ जाया करती है। सपोज़ अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हमें ईगरनेस हुआ करती है सबसे ज़्यादा अपने इंडिया को खोजने की। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम फाइंड आउट करने की कोशिश किया करते हैं कि हमारा यूपी कहाँ पर है, हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। अगर हम यूपी का मैप देखेंगे तो उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से अपनी लोकेलिटी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश किया करते हैं, लेकिन इनकी लोकेलिटी तो उसमें है भी नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इन्हें मैप को किसी ने समझना भी नहीं सिखाया है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये जो मैप है इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। तो किसी भी तरीके से ये जो मैप है इनके लिए उपयोगी नहीं है। इसके ऊपर क्या है कि जब बड़ा सा मैप लगा होता है तो जहाँ सी पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनको किस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है, सी पोर्ट्स पर बनाया जाता है शिप और एयरपोर्ट्स पे बनाया जाता है प्लेन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे सिंबलाइज की जाती हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं शिप्स और जो भी जगह होंगी उनको दर्शाया गया होगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं किसमें, वो जो मैप है। तो इन्हें तो वही चीज़ें दिखती हैं, पहचान लेते होंगे, अरे ये जहाज़ है, कहीं बुक्स वगैरह में थोड़ा बहुत इन्होंने पढ़ रखा होगा तो उसके हिसाब से ये पहचान लेते होंगे। एंड सन, सन का मतलब है अच्छी अच्छी चीज़ें, आकर्षक चीज़ें। जो शिप्स एंड सन ये दोनों मिलाकर लिखे हुए हैं। तो शिप्स एंड सन से मतलब है आकर्षक चीज़ें जो इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जो भी बच्चा यहाँ पर देखा करता है उसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, तो इनका जो प्रेम है इन चीज़ों को पाने का, यहाँ पर घूमने का, इन सारी चीज़ों को हासिल करने का जो इनका आकर्षण है, किस चीज़ की तरफ और ज़्यादा आकर्षित किया करता है, इस चीज़ का प्रेम जो है वो आकर्षित करता है चोरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए, गलत रास्ते पर जाने के लिए। कारण उसका कि सपोज़ अगर ये जो इनके पास खाने पीने तक के लिए नहीं है, पहनने ओढ़ने तक के लिए नहीं है, अगर ये सोचें कि हमें प्लेन में यात्रा करनी है, अगर ये सोचें हमें शिप में जाना है, तो फिर ये एक कोरी कल्पना हुई एक तरीके से। तो इनकी अगर ये इस जगह पर पहुंच नहीं सकते तो इन्हें ये सारी चीज़ें दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा तुम यहाँ पर जाओ, तो सीधा सीधा रास्ता तो है नहीं इनके पास, तो ये क्या करेंगे, चोरी करेंगे, है ना, लूटपाट करेंगे, मार तोड़ करेंगे, लोगों को मारेंगे। तो यही सारा कुछ है, ये टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये जो चीज़ें हैं दिखा दिखा कर हम क्या किया करते हैं, इन्हें मोटिवेट करते हैं कि बेटा कुछ गलत करने के लिए करो, है ना। तो ये जो चीज़ें देखकर वो आकर्षित हुआ करते हैं चोरी वगैरह करने के लिए, कुछ भी गलत करने के लिए। तो समझ पाए होंगे शायद।
अब ये जो इनका जीवन है वो किस तरीके से गुजरता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फॉर लाइफ्स, इनका जो जीवन है, अगर इनके जीवन के बारे में बात की जाए, दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रेम्ड होल्स, वो धीरे से किस में बदल जाया करता है, इनके जर्जर जो कंजेस्टेड होल्स हैं, होल्स से मतलब यहाँ पे घर बताया गया है, उसी में रहा करते हैं ये टूटे फाटे जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। मान लो एक छोटी सी कोठरी सी या कोटेज या कुछ भी बना लिया करते हैं ये टिन वगैरह शेड डाल के, और उस छोटे से घर में 7, 8, 10 पीपल्स तक आराम से रहा करते हैं। अब सपोज इतने ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में कोई भी रहेंगे तो वहाँ पर प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, हर किसी की प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ तो होगी नहीं, और जब ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ेगा, हर वक्त लड़ाई होती रहेगी, कोई भी काम किसी भी तरीके से कुछ भी करेगा और कोई वहाँ से निकलेगा बैठेगा उठेगा तो दूसरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और उसकी वजह से फिर वो जो है वहाँ पे नॉर्मली डांट डपट होगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये वहाँ पर ही रहा करते हैं, इसी में रहते हैं, जो छोटी छोटी जगह होती हैं वहाँ पे रहते हैं, और इसी तरीके से रहते रहते इनका जो जीवन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो किस तरीके से इनकी जो लाइफ है वो चलती है, फॉर लाइफ दैट स्लाइली, धीरे से हल्के चुपके से, टर्न इन देयर क्रेम्ड होल्स, उसी में खत्म हो जाती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कैसे, पहले जब इन्होंने देखा, दूर तक देखा करते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता है, धुंधला धुंधला नज़र आता है। कुछ जीवन की जैसे कि आपकी बहुत सारी आशाएं, 12th कर रहे हो आप, आगे का सोच रहे हो, इन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक का दिखाई नहीं देता। क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे ये लोग, कुछ नहीं समझ आता कि सपोज़ अगर यहाँ पे रह रहे हैं 4 साल बाद कहाँ होंगे। आपको उम्मीद है कि आप ग्रेजुएशन करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, जो कुछ भी बनना चाहते हो वो बनोगे, लेकिन इनकी कोई उम्मीद नहीं है। ये किसी भी तरीके की ये जो आशाएं हैं वो नहीं सजा पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और इनका जो धुंधला जीवन होता है वो किस में बदल जाया करता है, एंडलेस नाइट। एंडलेस नाइट कब होती है, जब इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। क्या ऐसा नहीं होता, आपको तो पता ही होगा। ऑन देयर स्लैग हीप, ये जो कूड़े करकट के ढेर हुआ करते हैं, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं बैठे रहते हैं। किस तरीके के बच्चे हुआ करते हैं, ये बिल्कुल सूखे साके होते हैं, हड्डियाँ बाहर निकली हुआ करती हैं इनकी। स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद बेंडेड ग्लास। ये जो बच्चे होते हैं इन कूड़े करकट के ढेरों के ऊपर बैठे नजर आया करते हैं, और ऐसे लगा करते हैं जैसे कि इनकी जो हड्डियां हैं उनके ऊपर स्किन को टांग दिया गया हो, जैसे कपड़ा टंगा होता है ना, तो ऐसे इनकी बॉडी में से हड्डियां बाहर झांकती नज़र आती हैं, और स्किन जो है वो उन हड्डियों के ऊपर टंगी हुई सी नज़र आया करती है। तो देखते हैं कितनी बुरी स्थिति है इनकी। इनकी जो आई साइट है बहुत जल्दी वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, कुपोषित हैं, विटामिन ए भी जो भी है उसकी कमी हो जाती है, और उसकी वजह से इनकी आई साइट जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। अब क्या है कि गाजर वगैरह तो इन्हें खाने के लिए मिलेंगी नहीं, जो कि बहुत अच्छे से अपने आप को, और हरी सब्जियां, ये सारा कुछ जो भी उल्टा सीधा मिल जाता है खा लिया करते हैं, जिसकी वजह से कुपोषित हो जाते हैं, और कुपोषण की वजह से क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं, और उन बीमारियों की वजह से फिर इनकी ये हालत हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी से बोन्स जो है झांक रही हों, और इनकी जो स्किन है वो ऐसा लगता है इन बोन्स के ऊपर लटकी हुई हो, और आईसाइट कम होने की वजह से कहीं से उल्टा सीधा कुछ चश्मा वगैरह बनवा के, जो कैसा होता है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील का फ्रेम वगैरह कहीं मिल जाता है पुराने किसी बड़े बूढ़े का, उसे ले लिया करते हैं और मैंडेड ग्लास उसमें लगवा कर कहीं देखने की कोशिश किया करते हैं, लाइक बोटल बेस्ड ऑन स्टोन्स। और जब वो इस तरीके के लगा के बैठा करते हैं तो ये कैसे नज़र आता है, जैसे कि बोतल के टुकड़े, जैसे हम कांच की बोतल जो होती है वो पत्थर पे फेंक देते हैं, टूट कर गिर जाया करती है, तो बिल्कुल ऐसा ही नज़र आता है जैसे कांच के टूटे हुए टुकड़े पत्थर पे बिखरे पड़े हों। इनके चेहरे पर लगा हुआ चश्मा ऐसा नज़र आता है जैसे कांच के टूटे हुए टुकड़े पत्थर पर बिखरे पड़े हों। तो समझ पाए होंगे आप। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ करता है वो किस में बीतता है, उसी फॉगी स्लम में, उसी जो गंदी बस्ती होती है उसमें, जो पॉल्यूशन से भरी बस्ती होती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना स्पेंड किया करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि हमने आपको बताया जो मैप वहाँ पर लगाया गया था उसमें इनको नहीं शो कराया गया था, इनकी जो बस्ती है उसको शो नहीं कराया गया था। तो ये पोएट कह रहे हैं, अब पोएट बोलना शुरू करते हैं अपनी तरफ से, मतलब इंसिस्ट करते हैं, थोड़ा जोर डाल के कह रहे हैं, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम।
अरे ऐसा करिए, आपने इनकी बस्ती को उस मैप पर नहीं दिखाया है, तो इनको दिखाने की कोशिश जहमत आपने क्यों नहीं दिखाई? कारण उसका ये है कि ये कलंक के तौर पर है ना। ये क्या है? एक कलंक है। तो अगर ये कलंक है तो इनको तो और बड़ा करके दिखाया जाना चाहिए। ब्लॉट, एक इतना बड़ा धब्बा लगाओ इस मैप के ऊपर जितनी बड़ी इनकी बस्ती है। स्लम्स एज बिग एज डोम, और जितनी बड़ी इनकी बस्ती है उतना ही बड़ा नहीं, बल्कि उतना बड़ा धब्बा मैप के ऊपर होना चाहिए जितना बड़ा ये इस पूरे के पूरे मैप के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर कयामत लेकर आ सकते हैं, है ना। कयामत कैसी? सपोज़ अगर ये बच्चे, जैसे कि हमने आपको बताया, कुपोषित हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, इनके अंदर धीरे धीरे बीमारियां पनप रही हैं, और किसी भी तरीके से अगर इनके अंदर कोई एक ऐसी डेंजरस डिजीज़ पैदा हो गई जिसको इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, तो व्हाट विल हैपन? कितना बड़ा डूम लेकर आएंगे, कितनी बड़ी कयामत लेकर आएंगे, बर्बादी लेकर आएंगे। ये उतना बड़ा एक ब्लॉट, उतना बड़ा एक धब्बा इस मैप के ऊपर आप लगाओ, तब समझ आएगा लोगों को कि इनकी देखभाल भी कितनी इम्पोर्टेंट है। सपोज़ हमारे कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, आज वो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। आज इतनी बुरी स्थिति है, वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देन भी तो उन्हीं की है। अगर लंबे टाइम से हमारे भारत का विकास किया जा रहा होता तो फिर कहीं ना कहीं आज हम इस स्थिति में नहीं होते। अगर हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए होते, फिर आप कंपेयर करेंगे कि अरे अमेरिका में तो अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात नहीं है, अगर वहाँ पे अच्छे हैं तो फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे अच्छी हैं। इतनी बुरी स्थिति वहाँ पे हो गई है तो दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे हाथ का है, जिसमें हम कर सकते हैं, उसमें हम क्यों पीछे रहें? सपोज़ आने वाला टाइम जो है दिन ब दिन और ज़्यादा बुरा होता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 32,000 से ज़्यादा केसेस आप पर डे यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आने शुरू हो गए हैं। अब अगर बेड्स की, हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की नीड होगी तो कहाँ से आएंगे ये सारे डॉक्टर्स, बेड्स और ये सब कुछ? अगर हमने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा होता सारा कुछ, तो शायद ये स्थिति जो कि बिगड़ने वाली है, इतनी बुरी स्थिति में हम नहीं आते। अगर हमने वेल एजुकेट किया होता अपने सारे के सारे लोगों को, तो शायद इतनी पॉपुलेशन नहीं होती। बिकॉज आपने देखा होगा कि जितने भी ज़्यादा वेल एजुकेट पीपल हुआ करते हैं, उनका जो बर्थ कंट्रोल होता है ना, उनका जो चाइल्ड रेशियो होता है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ इलिटरेट पीपल। जो अनपढ़ लोग होंगे, आज भी आप देखें 6-6, 7-7 बच्चे उनके हुआ करते हैं। तो अगर सपोज़ हमने पढ़ाया होता, जनसंख्या कम होती, रिसोर्सेज ज़्यादा होते, हम ज़्यादातर लोगों तक अपनी पहुंच बना पाते। अब हम कहाँ पर हार जाया करते हैं? अरे इतनी सारी पॉपुलेशन है, हाउ कैन वी कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, रियली इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल नाउ डेज़। बट अगर हम थोड़े पहले से अवेयर होते, वेल एजुकेशन प्रोवाइड की होती, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल होता तो कहीं ना कहीं हम अच्छी से रिसोर्सेज जुटा पाते, और रिसोर्सेज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाते। और जब हम वेल एजुकेटेड होते, मोस्ट ऑफ द पीपल वेल एजुकेटेड होते, तो चीज़ों को हम जल्दी से उन्हें समझा पाते, है ना। और वो खुद भी हमारे देश में कहीं ना कहीं देश के विकास में सहायक होते, बहुत तरीके से सहायक होते, और हम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या हैं, पॉलिटिक्स के शिकार हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से हो चुके हैं। और फिर आज तब जब उनके ऊपर इतनी सारी आपदाएं आन पड़ी हैं, तो फिर क्या हो रहा है, हम मजबूर हैं कि अब हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो पूरी तरीके से हम मजबूर हो गए हैं कि अगर हम चाहें भी तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा भी है, दिन ब दिन बुरी स्थिति, बदतर स्थिति होती चली जा रही है हमारे देश की। अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा बुरी होने वाली है, कारण हम इकोनॉमिक रूप से भी बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। एजुकेशन जो है हमारी, वो भी बदतर होती चली जा रही है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द थिंग्स टू द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू विलेज साइड। तो उनके पास किसी भी तरीके का ऐसा रिसोर्स नहीं है। जिस तरीके से आप सेल फोन या लैपटॉप, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ा स्तर जो है, एक बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं हम ना, वो अनपढ़ रह जाने वाले हैं। तो क्या है, ये कयामती है एक तरीके से। हमारा देश अब आगे थोड़ी बढ़ रहा है, अब तो पिछड़ने वाला है ना। अब इतने सारे मजदूर पैदा होंगे,
और हम बात करें टेक्नोलॉजी की, आत्मनिर्भर भारत की, अगर हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी क्या है, आने वाले टाइम में और भी जॉब्स को निकल जाती है, धीरे धीरे वो जॉब्स को खा जाती है। ऐसी जॉब्स को तो श्योर खा जाती है जो इंसान अपने हाथों से किया करता है ना, तो वहाँ पे मशीनें लगा दी जाती हैं और वो काम करना शुरू कर देती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो मशीनें 10 आदमी, एक मशीन जो है 10 या 20 आदमियों का काम बड़ी आसानी से एक दिन में निपटा लिया करती है। तो अब अगर हम टेक्नोलॉजी में डेवलप करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो पैदा क्या कर रहे हैं, बहुत सारे गरीब मज़दूरों को, और टेक्नोलॉजी बनाकर उन मज़दूरों के काम को भी छीन रहे हैं। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। तो ये क्या है कि अगर हम एक छोटे से स्तर को नहीं इम्प्रूव करते हैं तो कितना बड़ा डिज़ास्टर लेकर आता है। तो वही समझाने की कोशिश यहाँ पर पोएट के थ्रू की जा रही है कि जितनी बड़ी बर्बादी ये आने वाले टाइम में लेकर आने वाले हैं, उतना ही बड़ा क्या करो, एक ब्लॉट लगाओ, क्योंकि इन लोगों के पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ होगा नहीं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो कि जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, मरता क्या नहीं करता, और भूखा इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये क्या करेंगे, अब जो आज कोरोना काल में ऐसा सब कुछ है कि उनके रोज़गार छिन गए हैं, सारी की सारी चीज़ें उनके पास जो कुछ भी थी बेच बाच के उन्होंने खा लिया है, अब कुछ भी व्यवस्थाएँ नहीं है उनके पास। गवर्नमेंट अभी जब तक खिला रही है, चलो 5 महीने खिला रही है, देयर इज़ नो मैटर। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उनके जीवन के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो फिर क्या होगा, आने वाले टाइम में लूटपाट होगी, है ना, लोगों में मार काट बढ़ेगी, एक दूसरे की छीना झपटी करना शुरू कर देंगे, कुपोषण के शिकार होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक बुराई जो है दूसरी बुराई को ऑटोमेटिक जन्म दे देती है। तो इसीलिए हमें क्या है, हर स्तर के, हर जो भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी धर्म का हो चाहे किसी कास्ट का हो, सभी लोगों के लिए हमें काम करना चाहिए। अगर हम किसी एक विशेष वर्ग को बढ़ाते हैं तो जो वर्ग छूट जाया करता है वो उस विशेष वर्ग का दुश्मन बन जाता है, और स्योर बन ही जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो जितना बड़ा वो डूम लेकर आ सकते हैं ना, उतनी ही बड़े एक धब्बा, एक कालिक जो है इस मैप पे लगाई जाए। तो ये जो है पोएट बता रहे हैं, शायद आप समझ पाए होंगे। तो अगर हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर हम इस सिचुएशन जो कि अभी तक बनी चली आई है, इसे बदलना चाहते हैं, कब बदली जा सकती है, तब बदली जा सकती है जब हम सब लोग इसमें मिलकर आगे आएँ और इनके लिए कुछ करना शुरू करें। अनलेस, तब तक तो बिल्कुल नहीं बदली जा सकती जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, गवर्नर आई मीन गवर्नमेंट से ही मान लो, यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती होगी वो गवर्नर की होती होगी। जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई है, तो आज के टाइम में हम प्राइम मिनिस्टर को ले सकते हैं, आज के टाइम में हम सीएम को ले सकते हैं। तो ऑल दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज़, जब तक कि ये सारे लोग इस चीज़ का संज्ञान नहीं लेते हैं, इनके लिए कुछ नहीं करते हैं, गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, विशेष प्रकार के कई निरीक्षक हुआ करते हैं। हम केवल इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सैनिटेशन जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम जो इकोनॉमिक इंस्पेक्टर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, वो इन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। विजिटर का मतलब हम जो आम लोग हैं, देखने वाले हैं, चीज़ों को समझने वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं, जब तक इन लोगों के लिए कुछ करने का नहीं सोचेंगे, हम आम लोग कैसे, सपोज़ आफ्टर सम टाइम यू विल बी इंजीनियर, डॉक्टर, और अगर आपके अंदर इनको इम्प्रूव करने की थोड़ी सी भावनाएं नहीं होंगी, आप केवल इन्हें देखकर गाली देकर भगा देते हैं। अगर आप इन्हें देखकर फटे पुराने कपड़े और इस तरीके की जो चेहरे जो भी हमने आपको बताए, अगर थोड़ी बहुत बीमारी अगर आपके पास लेकर आते हैं ये, और आप इन्हें डांट डपट कर वहाँ से भगा देते हो, इनकी केयर नहीं करते हो, जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ करता है आज की सोसाइटी में, आप देख रहे हैं, तो क्या है, ये लोग ऐसे ही बने रहेंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आपदा, प्राकृतिक आपदा बना के रखेंगे, और कभी भी ये आपदाएं जाने वाली, सॉरी